हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल यूजीसी नेट वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे और इसमें हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कि कैसे आपको पेपर 2 के लिए अप्रोच लेना है। क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का पेपर 2 होता है और 100 नंबर का पेपर 1 होता है। पेपर 1 पे हमारी स्ट्रैटेजी आ चुकी है, दीपक सर ने उस पर वीडियो बनाया था। ये स्ट्रैटेजी पेपर 2 के लिए है। अब देखो, पेपर 2 में अगर आपने 70% एवं नंबर ले आया तब आपके पास चांस होता है कि आप पेपर 1 में थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है। अगर आपका पेपर 2 खराब है इसका मतलब कि आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हो, पेपर 1 बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पेपर 1 में थोड़ा सा भी दिक्कत है, कहीं मैथ पे या डीआई में या कॉम्प्रीहेंशन में, किसी भी चीज़ पे, तब आपका पेपर 2 बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप 70 एवं क्वेश्चन सही करके आओ। तो इस वीडियो में हम मेनली वही डिस्कस करेंगे कि 70 प्लस स्कोर कैसे रखें। मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से और मैं एलिजिबल हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है सीयूईटी वर्ल्ड के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो पेपर 2 पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक बार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस में हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हमें ये चीज़ को पिक करना है, इस चीज़ को कहाँ से पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है। क्योंकि हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि हम कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़े, कौन से टॉपिक को कम पढ़े, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपको तब पता लगता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले हमारा एडवाइस यही है कि अगर आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अगर आप प्रिपरेशन में अभी हो, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ठीक है। देखो, इसमें 10 यूनिट होते हैं पेपर 2 में। पहली यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी की है। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बस यही नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है। तो जैसे लिबरलिज्म हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, इकोलॉजिज्म हो गया, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस में आपको मिलता है। अब क्या करना है आपको, इस टॉपिक पे क्या करना है आपको? सबसे पहले तो कि लिबरलिज्म का पूरा जो बेसिक डेफिनेशन है, कहाँ से लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ, क्लासिक लिबरल्स कौन थे, क्या सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन था उस समय का। तो पहले एक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में बनानी है लिबरलिज्म के ऊपर। फिर जितने भी की थिंकर्स हैं लिबरलिज्म के, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल लिबरलिज्म टू न्यू लिबरलिज्म, वो आपको एकदम वन बाय वन सारे थिंकर याद होने चाहिए। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। उन्होंने जो भी कोटेशन इंपॉर्टेंट कहा है वो आपको याद होना चाहिए। बुक्स और कोटेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको करता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेना है और जहाँ पे भी जिस राइटर का बुक का नाम आपको दिख रहा है उसको अपने नोट्स में उतार लेना है और उसको आपको रट जाना है, ताकि जो नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो वहीं से पूछते हैं। ठीक है। अब इस यूनिट के लिए जो बुक है वो एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे, वो है ओपी गाबा की। ओपी गाबा की किताब आप अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि ओपी गाबा में ये सारे सेक्शंस आइडियोलॉजी में कवर किए हैं और उसमें लिबर्टी पे, सोशलिज्म पे, इक्वालिटी पे भी बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो पहली बार आपको वो पढ़ने में दिक्कत होगा, तो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और छोटे छोटे जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उसमें, जितने भी बुक्स के नाम लिखे गए हैं वो आपको याद कर लेने हैं। ओपी गाबा में आपको बॉक्सेस में बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं, लिबरलिज्म का, सोशलिज्म का, ठीक है, साइंटिफिक लिबरलिज्म का, साइंटिफिक सोशलिज्म का, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स में आपको वहाँ पे कंसेप्ट मिलते हैं। आपको उन बॉक्सेस को बार बार पढ़ना है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ये बेसिक है, ये आपको करना ही है, ये तो मतलब एकदम से बेसिक है। ये आपको जितना हो सके तो 2-3 बार 4 बार आप अगर हो सके तो ओपी गाबा का ये जो जितना भी चैप्टर है इसको अच्छे से आप पढ़ो। इसका जो दूसरा यूनिट है वो है पॉलिटिकल थॉट का। पॉलिटिकल थॉट में इसमें बहुत सारे थिंकर्स के नाम लिखे हुए हैं। कन्फ्यूशियस है, प्लाटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है, होब्स है, लॉक है, रूसो है, हेगल है, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हन्ना अरेंट है, फ्रांज फैनन है, माओ जेडुंग है, जॉन रॉल्स है। अब ये सारी थिंकर्स या सारे थिंकर्स का नाम एक बुक में मिलना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए सबसे पहले तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। जो ओपी गावा की किताब है, डब्ल्यूपीटी के लिए एक ओपी गावा की किताब है, उसमें आपको एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस से स्टार्ट होगा। वहाँ से आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। जब आप सोक्रेटिस को पढ़ोगे तो डायलेक्टिकल जो उनका पूरा का पूरा प्रोसेस था समझने का, वहाँ पे आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले जाते से ही रटना स्टार्ट कर देना है। पहले जो सोक्रेटिस का मेथड था, उसके बाद प्लेटो ने क्या क्रिटिसाइज़ किया और क्या लिया, प्लेटो ने कौन कौन सी किताबें लिखी, उसके मेजर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। उसके बाद प्लेटो ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, थ्योरीज ऑफ फॉर्म दी हैं, एजुकेशन पे उनका व्यू है, जस्टिस पे उनका व्यू है। उसके बाद फिर प्लेटो की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद एरिस्टोटल, प्लेटो के जो स्टूडेंट थे, इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया। कौन कौन से पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया, और इनको क्यों पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, क्यों प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। तो ये सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट आपको ओपी गावा से समझ में आ जाएगा। फिर मैकियावेली हो गए, तो मैकियावेली को रियलिस्ट थिंकर क्यों कहा जाता है, उनके बुक्स क्या है, क्यों उनको एकदम रेनेसा का पहला थिंकर कहा जाता है। उसके बाद होब्स हो गए, ये होब्स, लॉक, रूसो, ये सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर है। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अच्छे से पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म को पढ़ोगे। जब आप लिबरलिज्म को पढ़ोगे तो आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर आप लॉक को, हॉब्स को, रूसो को आसानी से समझ लोगे। फिर हेगल है, हेगल का इम्पॉर्टेंट बुक है। हेगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कार्ल मार्क्स थे। हेगल के बहुत सारे फिलॉसफी को कार्ल मार्क्स ने कॉन्ट्राडिक्ट किया और उसके काउंटर में अपनी फिलॉसफी लिखी, तो हेगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेमिनिस्ट थिंकर की मैं बात करूँ तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का जो किताब है, जो मतलब वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी सारी किताबें आपको देखनी पड़ेगी। जेएस मिल का लिबर्टी पे क्या कंसेप्ट था, क्या क्या इन्होंने लिबर्टी पे अपनी किताबें कौन कौन से लिखी थी। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स एक ऐसा थिंकर है जहाँ से कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी थी और अलग अलग ईयर्स में लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने कुछ किताबें पहले लिखी थी, कुछ किताबें बाद में लिखी थी। आपको कार्ल मार्क्स के सारी किताबें क्रोनोलॉजिकली रट लेना है एकदम, कि कौन से ईयर में कौन है। अगर आपसे ये पूछ दे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तब पर भी आप अच्छे से बता पाओ कि हाँ, कार्ल मार्क्स का ये किताब पहले आया था, ये किताब बाद में आया था। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स के बारे में। प्लस में कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की जो और भी बहुत सारी थ्योरी थी, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, तो आपको ये बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट समझ लेने हैं, देख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अजर्सन रीजनिंग में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। तो क्योंकि नेट का पेपर ऐसा नहीं है कि एकदम से वन लाइनर सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत समय ऐसा होता है कि नेट के पेपर में आपको सब्जेक्टिवली चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो सब्जेक्टिव एक आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग, वो भी क्लियर होना चाहिए। फिर ग्रामसी है, हैना आर्डेंट का टोटलिटेरियन पे क्या व्यू है, ग्रामसी ने हेजेमनी पे क्या लिखा है, जो प्रिजन नोट्स बुक है वो कब लिखे गए थे, क्यों लिखे गए थे। तो ये सारी जानकारी आपको ओपी गावा की जो किताब है उससे मिल जाएंगी। प्लस में जो थिंकर्स के का नाम उसमें नहीं होगा ओपी गावा में, उसके लिए या तो आप डायरेक्ट गूगल करके उनका कंसेप्ट और बुक देख सकते हो, नहीं तो शेफाली झा की एक और किताब है पॉलिटिकल डब्ल्यूपीटी पे ही, तो आप उस किताब को पढ़ सकते हो। लेकिन देखो ये ऑप्शनल है, शेफाली झा वाली किताब ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप पढ़ो। उसमें थोड़ा और डीप में शेफाली झा गई हैं, वो जेएनयू में ही प्रोफेसर हैं, तो वो थोड़ा और डीप में इन सब चीज़ों को बताती हैं, और मतलब उसमें आपको सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप चाहो, आपके पास टाइम है, तो शेफाली झा पढ़ सकते हो, नहीं तो ओपी गावा अच्छे से पढ़ो। और प्लस में जो थिंकर बच गए उसके लिए गूगल कर लो, डैट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद हम आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे थिंकर्स के नाम हैं नेट जेआरएफ में, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे धर्मशास्त्र है, जो हमारा ट्रेडिशन था, एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन था, उसमें बहुत सारे फिलॉसफी हैं। कौटिल्य है तो उनका सप्तांग थ्योरी है, अंगन्य सूता है, बरानी है, कबीर है, पंडित रामाबाई है, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, एम के गांधी हैं।
इन सब का आपको बेसिक जो इनका फिलॉसफी था, ठीक है, इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बहुत बेसिक फिलॉसफी है। आप एंशियंट धर्मशास्त्रा को एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसमें मेनली आप वेदास के नाम, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके नाम, उपनिषद क्या होते हैं, ब्राह्मण्स क्या है, कैसे वो वेद से जुड़े हुए हैं, तो ये आप बेसिक जो है वो आप, आई थिंक ओपी गावा की किताब अगेन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे है, उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से इन सब चीज़ों को समझाया गया है, वो आप एक बार ढंग से देख लेना। बाकी जितने भी थिंकर्स हैं उनका नाम भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो इन सारे थिंकर्स ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा बुक तो नहीं लिखा है, बट हाँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है तो उनका बहुत स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन है। जैसे बाल गंगाधर तिलक है तो बाल गंगाधर तिलक का मेनली आपको मैगजीन देखना होगा कि तिलक साहब ने कौन कौन सी, जैसे मराठा और केसरी 2 मैगजीन थी, तो वो मैगजीन आपको रटना होगा कौन से ईयर में आई थी, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आता है कि ये मैगजीन कब आई थी। पंडिता रमाबाई हैं तो वो फेमिनिस्ट थी, और वो कैसे उन्होंने हेल्प किया जो इंडियन वुमेन्स है उनके स्टडी में। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें महात्मा गांधी है, उनका जो कंसेप्ट है सर्वोदय का, स्वराज का, ट्रस्टीशिप का, इन सब जितने भी ये सारे कंसेप्ट है ना, इस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं वो है पेरियार। पेरियार की किताबें, पेरियार ने कैसे कास्ट सिस्टम को देखा था, कौन सा मूवमेंट से एसोसिएटेड थे वो, मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, सावरकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से हैंडपिक करना होगा कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे एम के गांधी, ये आपको मिल गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार, कौटिल्य, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको सबका एक कॉमन जो चीज़ है, जो मतलब उनका एक बेसिक थ्योरी है, वो आपको देख लेना है। इसके बाद हम आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, जेसी जौहरी की। वो बुक को अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। बाकी कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस में ना, जहाँ तक हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपना एक दिमाग में आपके ना वो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जब आ जाएगी ना, तब आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। बाकी इसमें अप्रोचेज हैं, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स, तो ये आप जो है आराम से जेसी जोहरी की किताब से कर सकते हो। इसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और मतलब इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी इन सारे टॉपिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन थोड़े से इजी पूछे जाते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। 2 टॉपिक है पूरे पूरे नेट के पेपर में, एक आईआर का और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो लगता हार्ड है पर होता इजी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको लगता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग को फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, जबकि सबसे अच्छी बात पबएड की यह है कि उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। वैसी आईआर में रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेंगे, रियलिज्म टॉपिक है तो वो मॉर्गेंथो की किताब का नाम बार बार पूछेंगे, वो केनिथ वोल्ज की किताब का नाम बार बार पूछेंगे, वो मर्साइमर की किताब का नाम बार बार पूछेंगे, ठीक है। मार्क्सिज्म है तो उसमें वो इमैनुअल वॉलरस्टीन बार बार पूछेंगे, न्यू लिबरल है। तो ऐसे करके आपको ना एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सिलेबस, पहले तो सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको ये दोनों का कंपैरेटिव असेसमेंट करना है कि कैसे हम इसको मिला के एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएँ। इसके लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सबसे पहला सोर्स है बेलिसन स्मिथ। जितने भी ये सारे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सब टॉपिक आपको बेलिसन स्मिथ में मिलेगा। उससे जाके आपको हैंड पिक करके एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये जितने भी कंसेप्ट है, स्टेट सिस्टम, पावर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन एंड नॉन ट्रेडिशनल, ये भी आपको बेलिसन स्मिथ में मिल जाएगा। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब से यूएन, ब्रिटेन वुड सिस्टम से निकलने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स, एशियान, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब को आप यहाँ डायरेक्ट सिलेबस से उठाओ, उसको गूगल पे डालो और उसका विकिपीडिया एक बार अच्छे से पढ़ लो, विकिपीडिया, और उसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना किसी नोट्स से या कोई भी मटेरियल से।
लेकिन मेनली आपको यही करना है कि आपको उठाने हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कब बना था, मेंबर कौन कौन है, क्यों बना था, पर्पस क्या था, ये सर आपको एकदम से जॉट डाउन कर लेना है अपने पेपर में। और फिर आपका इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। प्लस में आप एक और काम कर सकते हो कि जो विज़न आईएएस का PT 365 आता है उसका कम से कम 6 महीने का एक कंपाइलेशन आता है। एग्ज़ाम से पहले का जो 6 महीना है ना, उसका इंटरनेशनल रिलेशन का आपको बुकलेट उठाना है और उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। यू डोंट नीड टू मग अप और बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार अच्छे से अगर आप उसको देख लोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी तो फिर उसमें वो पूरा डिटेल डाल देते हैं उसका कि वो कब बनी थी, तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। आईआर में अगर आपने इतना कर लिया और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए तो फिर आईआर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो पबएड में बनते हैं। पबएड में क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। पबएड में अगर 10 क्वेश्चन पूछा है तो 8 रिपीटेड होगा, तो 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, हो सकता है 2 छूटे। अगर सबसे कम क्वेश्चन आपके मतलब सॉल्व होंगे तो वो ऐसे टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो सकता है, आप ज़्यादा गलती करके आओ। अगर आपने अच्छे से थ्योरी कर रखी है तो थ्योरी आपका अच्छा जाएगा, नहीं तो 2-4 वहाँ पे गलत होने के चांस होते हैं। पर आईआर वगैरह ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से भी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर आपको 70+ नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 3-4 टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इन सब के सॉल्व कर लो। WPT, IPT, इनसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू यूनिट 6, यह है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए डज एलिफेंट डांस करके मैकमिलन की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हो। नहीं तो आप जो है सो करंट अफेयर भी अगर देख रहे हो, अगर आप मैंने जो विजन PT 365 आपको बताया है, अगर आप उसका 6 महीने का कर रहे हो तो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें आपकी उससे क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपका जो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है, देखो सुब्रा रंजन की जो नोट्स आती है उस नोट्स का जो बुक 5 और बुक 6 है उसमें भी आपको फॉरेन पॉलिसी का अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं जहाँ तक कहता हूँ कि इन इन सब चीज़ों के लिए मोस्टली आप नोट्स पे रिलाई करो, इंटरनेट के सोर्स पे रिलाई करो और करंट अफेयर को थोड़ा बहुत फॉलो करो। डिप्लोमेट करके एक वेबसाइट आती है, तो आप डिप्लोमेट पे जाओगे, वहाँ पे आपको इंडिया का फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वहाँ पे आप कीवर्ड्स डालोगे और आपको वो न्यूज़ आ जाएगा सामने, तो उसको एक बार पढ़ लो। बाकी इस टॉपिक के लिए बुक्स पढ़ना वो मैं ज़्यादा, ऐसे तो राजीव सिकरी की भी किताब है, मैकमिलन की भी किताब है, तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई भी एक किताब उठा के पढ़ लो जो कि आपका हिस्टोरिकल जो इंडिया का इनिशिएटिव रहा है या इंडिया का स्ट्रैटेजी रहा है। बाकी इसके लिए आप करंट अफेयर फॉलो करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद यूनिट 7 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इम्पॉर्टेंट जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना वो सब आपको यहाँ पे करके जाना है। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो कब बनी, आइडियोलॉजिकल क्या था, उसका इनिशिएटिव क्या था, क्या कौन कौन से डिबेट हुए, कब हुए, कौन कौन सी कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन कौन थे। फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रियम्बल, उसके कीवर्ड कब ऐड हुए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ था, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इन सब पार्ट के लिए एक किताब है लक्ष्मीकांत। लेकिन लक्ष्मीकांत को भी बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं आप इसको कॉपी में नोट कर लो और उस टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अदरवाइज जब हम अपनी क्लासेस अभी हम जैसे CUET की क्लास लेते हैं तो उसमें हम जो नोट्स देते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं वो नोट्स शेयर करूंगा जहाँ तक हो सके टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे नोट्स हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका मैक्सिमम जो नेट का ये पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 8 है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके लिए आपको जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन वाली किताब है प्रशांत भानु मेहता की, उससे जितने भी चैप्टर है जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जेंडर है, रीजनलिज्म है, सिविल सोसाइटी है, तो ये सारे चैप्टर्स उसमें लिखे गए हैं। जो प्रसाद आप गूगल जाके सर्च करोगे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो प्रशांत भानु मेहता की वो किताब है। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ लिखी गई किताब है, एक बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक वर्क है वो किताब। तो आप उसको पढ़ सकते हो, ये सारे चैप्टर उससे पढ़ सकते हो, दैट इज़ नॉट बैड, आपको वो बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद जो हम सबसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाने हैं आपको। बाकी सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, एक लॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, लक्ष्मीकांत की एक किताब है पब एड पे, उसके इनिशियल के 5 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। उस 5 चैप्टर से आपका पूरा काम हो जाएगा। प्लस में बस आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। बाकी कोई चीज़, कोई सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। पबएड में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इससे रिलेटेड 2-4 लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे अगर अवेलेबल है तो वो देख लो, नहीं तो हम अपने चैनल पे अब लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे तो आप वो देख लेना। बाकी आप वो 5 चैप्टर पढ़ लो, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है लैपटॉप या टैबलेट तो आप उससे सिर्फ पीडीएफ पढ़ लो, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूरे छांट के, यानी 10 साल में जितने भी पबएड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सेपरेट कर लो। उन सब में ऑथर्स का नाम, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन से सिस्टम से वो बिलोंग करते थे, बस आपको इतना करके जाना है। पबएड में आपको 10 में 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें वही सब गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है, रोल ऑफ स्टेट क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है, तो ये आपको जो प्रशांत भानु मेहता वाली किताब है उसमें भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे नरेगा था, एनएचआरएम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फूड सिक्योरिटी है, तो इन सब पे आपको क्या करना है कि इन सबको गूगल करना है और कुछ इनके जितने भी डिस्क्रिप्शन है वो देख लेने हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपको पता है लोकपाल, लोकायुक्त, अम्बड्समैन, तो ये सब कंटेम्प्ररी टॉपिक में रहे हैं। इनके लिए कोई पर्टिकुलर मैं एक बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं गूगल से देखना होगा। इन सब टॉपिक को आप एकदम गूगल करो और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उससे अपने नोट्स बनाओ। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इस बार जो नेट का पेपर हुआ था उसमें मेजर क्वेश्चन वैसे ही पूछे गए थे जो अभी के इनिशिएटिव थे, अभी कुछ अगर पॉलिसी आई है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया। सो आई थिंक दिस इज़ इट। अगर आपने इतना कुछ कर लिया है और इन सब सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है तो पेपर 2 में यू विल गेट मोर देन 70 प्लस क्वेश्चन राइट। और अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन पेपर 2 में सही कर दिए और 30 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप पेपर 1 में करते हो तो अगर मोस्ट प्रोबेबली आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, पर आपका टारगेट यही रहना चाहिए 35 क्वेश्चन पेपर 1 में और 70 क्वेश्चन पेपर 2 में। 70% दोनों होता है। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जेआरएफ आराम से हो जाएगा। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट का में आप इससे इन दोनों में से 5-5 क्वेश्चन घटा दो तो 65 क्वेश्चन आप पेपर 2 में और 30 क्वेश्चन पेपर 1 में, अगर आपने इतने बना दिए, इतने सही कर दिए तो आपका नेट हो जाएगा। तो नेट तो टारगेट नहीं रखना है, टारगेट आपको हमेशा जेआरएफ ही रखना है, क्योंकि नेट थोड़ा सा ईजी होता है, नेट हो ही जाता है, आपको जेआरएफ पे टारगेट करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। थैंक्स अगेन।